तो 2-3 दिनों पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन का सेट दिया था जेपीएससी मेंस पेपर 5 के लिए। आई होप कि आप लोग उसको अटेम्प्ट करने का या एटलीस्ट उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश किए होंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक था आज हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे और इस क्वेश्चन का जो एक सैम्पल आंसर आपको देने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले एक नोट्स देखते हैं थोड़ा कि नेशनल इनकम में आपको क्या कुछ जानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर आप बेसिक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि और आपको क्या क्या जानना चाहिए किसी टॉपिक में। ठीक है ना, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा निर्भरता जो है उससे क्या होता है कि आपका जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है कीवर्ड्स पे। आपको वो कीवर्ड दिया हुआ है आपके सिलेबस में, आप उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाता है, फिर आप उसको भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में अगर उसको एक्सप्लेन करने आ गया तो फिर आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको कुछ बैकग्राउंड पता ही नहीं होता है ना। तो हमेशा टेक्स्ट बुक, बेसिक टेक्स्ट बुक का पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं उन लोग का रैक ऐसे ही नहीं बुक्स से भरा होता है। ठीक है, क्वालिफाई कर जाने के बाद या फिर आपके टीचर्स हो गए तो ये सब आपको सलाह देते होंगे कि आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए, पर इंटरनेट का यूज़ जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स ढूंढना है, आपको किसी टॉपिक पे कुछ ऐड ऑन ढूंढना है, कुछ वैल्यू एडिशन ढूंढना है, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप शुरू से ही अपना बेस ही बनाइएगा इंटरनेट पे तो दैट इज़ अ रॉन्ग मूव। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो आपको पूरा खिचड़ी बना देगा। जितना वेबसाइट पे जाइएगा उतना अलग तरह का आपको कॉन्सेप्ट्स दिखेगा वहाँ पर। ठीक है ना, एक ही चीज़ रहेगा लेकिन अलग अलग तरह से लिखा हुआ रहेगा और आपका दिमाग जो है उसको डिसाइफर नहीं कर पाएगा सही से। तो हमेशा बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़िए। अब जैसे इकॉनमी है तो मैंने आपको पूरा बुक लिस्ट बताया हुआ है, आप एटलीस्ट उन सारे बुक लिस्ट में से कोई भी एक बुक उठाकर पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये बेस्ट है। तो ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है बेसिकली, ये मेरा नोट्स है बनाया हुआ, तो एनसीईआरटी बेस्ड है। और पहले ही अटेम्प्ट में नोट्स को जो है परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। कोई एक बुक लीजिए, नोट्स बनाइए उस टॉपिक का और उसके बाद संतुष्ट रहिए कि हाँ आपने एक बुक से अपना नोट्स बना लिया है। ठीक है, उसमें कई चीज़ नहीं होगा। हम लोग का भी नोट्स जो है वो मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरा उसमें लिख कर ऐड कर गए जो है सारा कुछ वो बिल्कुल अब पढ़ने लायक नहीं रह गया है। तो मैं ये तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने साफ़ सुथरा लिखा है यहाँ पर, वरना जो असली नोट्स है वो अब देखने लायक भी नहीं रहा है। कहने का मतलब कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नोट्स जो है मॉडिफाई होता जाता है। ठीक है ना, कंसाइज होता जाता है, शॉर्ट होता जाता है, या उसमें हम ऐड करते जाते हैं चीज़ों को जैसे जैसे जानकारी होता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कोई नया चीज़ मिल जाता है उस टॉपिक पे तो उसको हम लोग ऐड करते रहते हैं। पहले ही अटेम्प्ट में आज सुबह बैठे और आज ही आपको बिल्कुल परफेक्ट नोट्स चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप एक बुक लीजिए और उससे पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए। ठीक है, सैम्पल हम आपको यहाँ पर दिखला दे रहे हैं। जैसे नेशनल इनकम का ये टॉपिक था, इस पर क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देखेंगे। पहले नोट्स देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या जानना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या क्या आपको इसमें जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब आई होप कि काफ़ी बेसिक चीज़ है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसे ये एनसीईआरटी बेस्ड है, पहले ही पेज पर दिया हुआ था चैप्टर 2 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस भी बुक बोलते हैं इसको, ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एनसीईआरटी क्लास 12 है ना, ये उसका चैप्टर 2 जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसी पे बेस्ड है ये। ठीक है, नोट्स जो है, और इसमें कुछ कुछ एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, बट बेसिकली उसी पे इसका जो है बेसिस है। ओके, इसको बनाने का। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिर मैंने लिखा है, जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, फाइनल गुड्स, फर्दर कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स होता है ना। स्टॉक्स क्या होता है, फ्लोज क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में पहले उसमें दिया हुआ है, काफ़ी बेसिक सा बात। उसके बाद आपको जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, मेथड्स क्या क्या है जीडीपी कैलकुलेट करने का, जो आपका सिलेबस में भी है ना जेपीएससी के। उसके बाद इन्वेंटरी क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले उसमें दिया हुआ है सब कुछ। तो एनसीईआरटी चैप्टर 2 जो है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसको ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा है। उसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स भी दिया हुआ है, वो सब चीज़ को इग्नोर कीजिए, बाकी चीज़ को पढ़ने का कोशिश कीजिए उससे। ठीक है, आपको ये सब वहाँ पर मिल जाएगा। कुछ वैसा इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसी तरह फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस क्या होता है, मार्केट प्राइसेस क्या होता है। अगर आप जीडीपी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और जीडीपी का जो नया सीरीज़ 2015 से आया है उसमें कई सारा चेंजेज आया है, और आपको फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, इन सब का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर मतलब आप वो जो नया सीरीज़ आया है उसका आंसर जान के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आएगा और डेफिनेटली 500-600 वर्ड तो आप रट कर जाएंगे नहीं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो इन चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है,
जैसे देखिए इन जनवरी 2015 CSO रिप्लेस्ड GDP एट फैक्टर कॉस्ट विथ GVA एट बेसिक प्राइसेस एंड GDP एट मार्केट प्राइसेस। यानी GDP जो है फैक्टर कॉस्ट पे पहले निकाला जाता था, इनफैक्ट निकाला नहीं जाता था, वो उसका हाईलाइटेड चीज़ होता था, ठीक है ना, GDP एट फैक्टर कॉस्ट को ही वो हाईलाइट करता था। अब क्या करता है, GDP एट मार्केट प्राइस को हाईलाइट करता है। मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया था कि क्या क्या नया सीरीज में चेंज आया है, तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। और GVA एट बेसिक प्राइस रिपोर्ट किया जाता है और GDP एट मार्केट प्राइस रिपोर्ट किया जाता है। पहले GDP एट फैक्टर कॉस्ट रिपोर्ट किया जाता था, ज़्यादा हाईलाइट करके, ओके। इसी में आगे समझने के लिए कि कैसे फैक्टर कॉस्ट पे कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं कन्वर्ट, बेसिक प्राइस पे दिया हुआ है उसको कैसे मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स दो अलग अलग चीज़ है। प्रोडक्शन टैक्स जो होता है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन का चीज़ है, जैसे लैंड रिवेन्यू, स्टाम्प ड्यूटी, है ना, रजिस्ट्रेशन, ये सब जब प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी इन्वेस्ट, उसमें वो भी पैसा लगा हुआ है इन सब चीज़ों का भी। और प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, एक बार जब प्रोडक्ट आ गया, बन गया, उसके बाद जो टैक्सेस देना पड़ता है उसके बारे में है प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब जो होता है प्रोडक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है आपका, फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हम लोग जस्ट अभी इसके पहले वाले स्लाइड में देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, उसमें जो खर्च आया है वही होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसमें कोई सब्सिडी, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं उसमें जुटा हुआ है, ठीक है। वो सिंपली जो खर्च आया है बनाने में किसी प्रोड्यूस को, किसी प्रोडक्ट को, वो उसको बताता है। अब अगर फैक्टर कॉस्ट को हमको मार्केट प्राइस में जानना है तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में अब क्या ऐड होगा, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा। क्या माइनस होगा, तो जो सब्सिडी दिया गया था वो माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स और टोटल सब्सिडी, इन दोनों को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट में तो मार्केट प्राइस मिल जाएगा। उसी तरह बेसिक प्राइस क्या होता है, तो इसमें बेसिक प्राइस में होता है कि फैक्टर कॉस्ट तो है ही, साथ साथ प्रोडक्शन टैक्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स भी इंक्लूडेड है। और जो है सो प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूडेड है और प्रोडक्शन सब्सिडी जो है वो घटाया हुआ है, ठीक है। तो जिसको नेट प्रोडक्शन टैक्स भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूडेड है और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस किया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब बेसिक प्राइस को अगर मार्केट प्राइस में करना है तो क्या करेंगे, तो जाहिर बात है अब फिर मार्केट प्राइस में आपको प्रोडक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट सब्सिडी घटाना पड़ेगा, यानी नेट प्रोडक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा, सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं। तो फिर ये मार्केट प्राइस में बन जाएगा। तो यही होता है नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट हो गया सबसे रॉ, है ना ये, और उसके बाद मार्केट प्राइस हो गया आपका सबसे फाइनल, बीच में कहीं लाई करता है आपका बेसिक प्राइसेस, है ना। फैक्टर कॉस्ट में अगर जोड़ देंगे आप नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है ना, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस अगर जोड़ देंगे तो बेसिक प्राइस बन जाएगा। फिर बेसिक प्राइस में आप फर्दर नेट प्रोडक्ट टैक्स अगर जोड़ देंगे, ऊपर प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्ट टैक्स अगर जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है ना, नेट प्रोडक्ट, क्योंकि सब्सिडी भी ऐड होता है ना, इसलिए सब्सिडी भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए। तो ये था सिंपल सा कुछ फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस के ऊपर। तो उसी का यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है मैंने, GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर बेसिक प्राइस पे चाहिए तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ देंगे। अगर GVA हमको मार्केट प्राइस पे चाहिए तो अगेन जो बेसिक प्राइस है उसमें हम नेट प्रोडक्ट टैक्स जोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि नेट प्रोडक्शन टैक्स ऑलरेडी जुटा हुआ है GVA एट बेसिक प्राइसेस में। तो ये सब कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद GDP, GNP वगैरह आपको पता ही होगा, है ना। GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है। GDP मतलब सिर्फ वो प्रोडक्ट्स काउंट होगा जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, हमारे कंट्री में चाहे कोई भी प्रोड्यूस किया हो, हम किए हो या कोई अमेरिकन किया हो या स्विट्ज़रलैंड का कोई आदमी किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे देश के अंदर हुआ है तो हमारा GDP में काउंट होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप से फ़र्क नहीं पड़ता है। उधर GNP में क्या होता है कि हमारे सिटीजन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये वो भारत में प्रोड्यूस करे या मालदीव्स में प्रोड्यूस करे या अमेरिका में प्रोड्यूस करे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, यानी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारे सिटीजन्स के द्वारा होना चाहिए, ओके। फिर GDP GNP में एक रिलेशन होता है कि GDP को अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड से जोड़ दिया जाए तो GNP का वैल्यू मिल जाता है हमको। जनरली इंडिया के लिए क्या होता है, GDP का वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो सिटीजन्स दुनिया भर में प्रोड्यूस कर रहे हैं
जनरली वो कम है किसके बनिस्बत, फॉरेन सिटीजन्स जो हमारे देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। गूगल, अमेजन जैसा बड़ा बड़ा कंपनी जो है यहाँ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही है। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। मैंने आपको ऊपर ही बताया ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब जैसे जीडीपी है, आपको एनडीपी पूछ दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन बता देंगे। ऊपर ही मैंने आपको बताया नेट कहीं भी लग गया तो उसका जी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। उसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ओके। तो ये सब कुछ चीज़ है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ये तोड़कर लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम चीज़ अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो ये सब कुछ है, ठीक है। नेशनल इनकम का सबसे अप्रोप्रिएट मेजर इसी को माना जाता है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को। तो ये सब चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ओके। कुछ और डेफिनेशंस है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा बड़ा डेफिनेशंस है, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछने का संभावना कम है। पर्सनल इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसको कहते हैं, है ना। और पर्सनल इनकम और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ये फर्दर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, ओके। उसी तरह पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होता है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ये सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। आप हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से जा करके, ठीक है। उसी तरह जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ना, नॉमिनल और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है। करेंट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको नॉमिनल बोलते हैं। कांस्टेंट प्राइस यानी कोई बेस ईयर मान करके उसके प्राइसेस के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। इसी को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस जो है वो किसी बेस ईयर को मान करके बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अभी बेस ईयर क्या है, 2011-12, वो तो आप लोग को पता है, ठीक है। जो बेस ईयर होता है ये बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए प्रेजेंट टाइम से और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। जो बेस ईयर का ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस साल ड्रॉट पड़ गया हो, ठीक है ना, बाढ़ आ गया हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा क्षति हुआ हो इकोनॉमिकली, ठीक है। नॉर्मल ईयर होना चाहिए, एवरेज ईयर। उसके बाद फिर है न्यू मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया, जिसके बारे में क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या किया गया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, पहले ही हम लोग डिस्कस किए कि जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है और जो हो जाता है जीवी एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये सब ऊपर आप लोग इससे पहले समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो अब जो है टैक्सेस बढ़ाने का ज़्यादा इंसेंटिव है गवर्नमेंट के पास, है ना, क्योंकि जो है प्लस में आता है, यानी कि वो पॉजिटिव में रहता है। अगर ये वाला हिस्सा जो है बड़ा होगा तो अल्टीमेटली जीडीपी भी बड़ा आएगा, ठीक है। और सब्सिडीज जितना छोटा होगा ये वाला जीडीपी एट मार्केट प्राइस उतना ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये सब मतलब ये सब आगे का चीज़ है, फर्दर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको ये चीज़ समझ में आएगा। लेकिन समझिए कि ये अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा इंसेंटिव है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको ज़्यादा इम्पोज किया जाए, ओके। और सब्सिडीज़ देने के लिए ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, जिसमें कि सब्सिडीज़ को हमको घटाना पड़ता है फार्मूला के हिसाब से, ओके। तो ये सब कुछ है। बेस ईयर चेंज किया गया है, जान ही रहे हैं आप लोग। कवरेज इम्प्रूव हुआ है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स पे रिकमेंडेशन के लिए एक प्रणब सेन कमेटी का गठन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा 1 सेकेंड, तो टू गिव रिकमेंडेशन ऑन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स, प्रणब सेन कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सेक्रेटरी हेड करते हैं, ठीक है। ये एनएसओ बनाने का सजेशन किसने दिया था, रिकमेंडेड बाय रंगराजन कमेटी इन 2000। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है नया मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन पे, ठीक है, कि कवरेज बढ़ाया गया है, उसी को आगे एलाबोरेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद CSO जो है MCA 21 का डाटा को कैसे यूज करता है उसके बारे में पॉइंट है। क्रिटिसिज्म क्या है, वहाँ पर 2-4 पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो डेटा आ रहा था 2014-15 में, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा से मैच नहीं कर रहा था, ठीक है ना, नया सीरीज़ के डेटा में। तो ये सब कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज था, ओके। और डेटा कलेक्शन का डिफ़िकल्टी के बारे में बात किया गया है ना। डिफ्लेटर का चॉइस के बारे में बात किया गया है कि वो भी जो है जो वर्ल्ड के मार्केट प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं, तो डिफ्लेटर का चॉइस जो है थोड़ा सा और वाइज होना चाहिए, ओके। फिर उसी तरह जो बेस ईयर का एप्रीहेंशन ऑफ डेटा इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू चेंज इन बेस ईयर, यानी कि जैसे पहले कोई नया सीरीज चल रहा था, जब आप दूसरा कोई नया सीरीज पे डाटा कैलकुलेट करने लगते हैं जीडीपी वगैरह, तो क्या होता है कि कम एप्रीहेंड करना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है पुराना और नया वाला सीरीज में, ठीक है। कि पहले से हम बेहतर कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पीछे तक नहीं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक ही कैलकुलेट करते हैं। तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का थोड़ा सा कंपेरिजन मुश्किल हो जाता है। उसी तरह कंक्लूज़न की एक अच्छा शुरुआत है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा डिटेल में ये मेजर कर रहा है, ठीक है। पुअर चॉइस ऑफ डिफ्लेटर, लैक ऑफ क्लैरिटी इन डेटा हैज़ रिजल्टेड इन डिस्क्रिपेंसीज। कुछ कंक्लूज़न में आप ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये तो नोट्स है, ये आंसर नहीं है। आंसर है कंक्लूज़न थोड़ा और सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो बाकी यही सब है, आप नोट्स में ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा आया था 2019 का। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि आर्टिकल ज़रूर देखिए, गूगल कीजिए, बगल में लिख दीजिए द हिंदू, उसका जो है डेटा वगैरह भी अच्छा रहता है और वो ज़्यादा प्रतिष्ठित अखबार है, ओके। हिंदी वाले जो हैं उनको भी कहता हूँ कि अगर आपको किसी आर्टिकल के बारे में पता चलता है, कोई रिकमेंड करता है, कुछ नहीं करना, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, तो प्लीज़ उसको पूरा कॉपी कीजिए, गूगल ट्रांसलेट में डालिए, पेस्ट कीजिए, बगल में आपको 1 सेकंड में हिंदी ट्रांसलेशन उसका दे देगा। आप उसको पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। ये सब कंप्लेन नहीं कि हिंदी में नहीं था, वो इंग्लिश में था, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यूज़ कीजिए टेक्नोलॉजी का और पढ़िए, बेहतर ट्रांसलेशन होता है। अगर थोड़ा बहुत कभी कभी जो है थोड़ा अटपटा सा ट्रांसलेट कर देता है, बट देन आप उतने समझदार हैं अगर आप हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं तो, कि आप समझ जाइएगा उसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना आंसर पे, जो क्वेश्चन था, ठीक है, कि क्या चेंज आया है और जीडीपी निकालने में क्या क्या मुश्किल है हमारे देश में, एक्यूरेट क्यों नहीं आता है डेटा, उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स हैव कम ए लॉन्ग वे सिंस द कैलकुलेशंस ऑफ दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर VKRV राव इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड टू नेशनल इनकम कमेटी एंड CSO एस्टिमेट्स, ठीक है। छोटा सा 2-3 लाइन का, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे जिसमें कि हम बैकग्राउंड बताएंगे। जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जीडीपी का थोड़ा सा, जीडीपी कैलकुलेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे, ओके। अब CSO जो है वो चेंज किया है। CSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज्ड रिवाइज्ड एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक एस्टिमेट्स इन 2015। मेजर अल्टरेशंस, मेन बदलाव क्या क्या हुआ था, ठीक है। बेस ईयर चेंज किया गया था, है ना। IIP पहले ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, प्राइमरी मेट्रिक था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी को गेज करने के लिए। अब जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का MCA 21 एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा फर्म्स का डेटा अपडेट किया जाता है, अब उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में भी लाइव स्टॉक डाटा, ठीक है ना, और फार्म प्रोड्यूस के आगे भी जाकर कई सारा जो वैल्यू एडिशन होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, उसको भी अकाउंट में लिया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर का स्कोप बढ़ा दिया गया है नया डेटा कैलकुलेशन में, ओके। आप ये तो समझते होंगे ना, जीडीपी कैलकुलेशन में हर एक एक चीज़ नहीं जा करके देखा जाता है कौन कितना प्रोड्यूस किया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है और उसी को फिर एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, ठीक है ना, उसी को फिर बढ़ा करके एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना हुआ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एक जगह जाकर एक एक दुकान, एक एक एस्टेब्लिशमेंट में जाकर पता किया जा रहा है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसा नहीं है। तो अब जो है फाइनेंशियल सेक्टर का भी कवरेज बढ़ा दिया गया है नए सीरीज़ में, ठीक है। और लोकल बॉडीज़, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, उन सब का भी कवरेज को बढ़ाया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि नया में किया गया है। उसके अलावा ऊपर हम लोग नोट्स में देखे थे कि मार्केट प्राइस पे बताया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है जीडीपी को, ना कि फैक्टर कॉस्ट पे। तो वो वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमको खुद ही लिखने में लगभग 600 शब्द हो गया, ठीक है, तो इसलिए कुछ पॉइंट छोड़ना पड़ा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट्स ऐड कीजिए। अगर जानते हैं सॉलिड पॉइंट है तो उसको ऐड कीजिए, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, ओके। हम तो यहाँ पर एक सैम्पल आपको दे रहे हैं इसलिए बता दिए, ओके।
हिंदी में भी यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट कर दिया है सेम गूगल ट्रांसलेट से, ठीक है। कहीं पर अगर कुछ अटपटा जैसा लगता है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन ने पूछा था कि जीडीपी कैलकुलेट करने में क्या क्या समस्या आता है, उसके बारे में है। तो नेक्स्ट उसके बारे में भी थोड़ा सा हम पहले भूमिका जिसको कहते हैं, पहले थोड़ा सा भूमिका बांध देंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच मिलियंस ऑफ इकोनॉमिक क्वांटिटीज हैव टू बी एडेड अप फॉर दिस पर्पज सम बेसिक जजमेंट्स, ठीक है, एंड सोशल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मोर्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी हैव टू बी केप्ट इन माइंड। दिस क्रिएट्स सम लिमिटेशंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। देखिए मैं वहीं पर पहुंचा, लिमिटेशंस पूछा जा रहा था, बाधा क्या क्या पूछा जा रहा था, वहीं पर पहुंचा मैं, लेकिन थोड़ा सा 2-3 लाइन एक इंट्रो दे करके, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उन लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर के बारे में बात करेंगे, है ना, यानी ऐसा सेक्टर जिसके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं नॉन मोनेटाइज सेक्टर में, है ना। एग्रीकल्चर में सारा का सारा प्रोड्यूस मार्केट में तो नहीं पहुँच जाता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। कुछ लोग जो है सो अपने सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए ही एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, ओके। कई लोग बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है, ठीक है ना। अनाज के बदले कुछ सामान ले लिए, उसको अनाज दे दिए, उससे सामान ले लिए, ये सब तो काउंट नहीं होता है, लेकिन प्रोड्यूस तो हो रहा है देश में। तो ये एक जीडीपी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, अंडर एस्टिमेट हो रहा है। और ज़्यादा आना चाहिए था जीडीपी, लेकिन इन चीज़ों के, इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमको पता नहीं है, तो इसलिए जीडीपी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है हमारा। उसी तरह इनकम ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड एंटरप्राइज, छोटे मोटे जो अपना बिजनेस चला रहे हैं वो सब उतना अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, वो सब सरकार को उतना रिकॉर्ड पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका भी अकाउंट में नहीं लिया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन में, ठीक है। उसी तरह अब्सेंस ऑफ डाटा ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इनकम का जैसे जो ग्रोथ हो रहा है देश में, ठीक है, अब जीडीपी तो जान गए कि हाँ जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, जो इनकम जनरेट हो रहा है देश में वो सही से बट रहा है कि नहीं सारे लोगों के बीच में, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर ज़्यादा अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इन सब चीज़ों को वो डाटा अकाउंट में नहीं लेता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको पॉइंट्स में ऐड करना है वहाँ पर, ठीक है। बाकी आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ब्लैक मनी सबसे बड़ा समस्या है। ब्लैक मनी जो भी है उसके बारे में तो पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है, और ब्लैक मनी का भी इकॉनमी जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। द एस्टिमेट्स ऑफ द ब्लैक मनी इन द सिस्टम प्रोवाइडेड बाय स्टैंडिंग कमिटी वेरी फ्रॉम 7% ऑफ जीडीपी टू 120% ऑफ जीडीपी, हाईलाइटिंग द वाइड वेरिएंस इन द मेथड ऑफ एस्टिमेशन। कहने का मतलब ब्लैक मनी का हिसाब किताब इतना लंबा चौड़ा है कि उसको सही से कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसमें काफ़ी वेरिएशन आता है। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक जीडीपी का लगभग 7% ब्लैक मनी में काम हो रहा है, और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 120%, यानी हमारा देश का जीडीपी से ज़्यादा जो है ब्लैक मनी में डील हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पॉइंट्स वहाँ पर देना पड़ेगा कि जीडीपी का कैलकुलेशन में क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ, ओके। उसके अलावा जो है अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन्ड इम्पेडिमेंट्स इन सर्विसेज सेक्टर देयर इज़ कंसिडरेबल अंडर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। सर्विसेज को हम लोग अभी भी प्रॉपर्ली जीडीपी में नहीं रिफ्लेक्ट करा पाते हैं अपने प्रेजेंट कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो ये सब पॉइंट्स कुछ कुछ जो है आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सटर्नलिटीज़ का पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नलिटीज़ यानी हमारा जीडीपी उसको भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना। आप कुछ प्रोड्यूस तो कर लिए, लेकिन पता चला कि उसके बदले आप जो है 10,000 टन नदी में बहा दिए कचरा, ठीक है। तो वो जो नुकसान हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जीडीपी से, ठीक है। वो भी नहीं हम करते हैं, तो एक्सटर्नलिटीज़ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो फैक्टर्स है जो हम अनजाने में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी सब जीडीपी में ऐड नहीं होता है। तो इसको अगर आप और छोटा करके लिखते हैं और कंसाइज करके लिखते हैं तो आप देखिएगा कि एक पॉइंट हम लोग चेंजेस क्या क्या हुए जीडीपी कैलकुलेशन में कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर हम लोग आ गए हैं, वो पॉइंट वहाँ पर हमने नहीं लिखा। यहाँ पर हमने एक्सटर्नलिटीज़ वाला एक पॉइंट मिस कर दिया। तो पॉइंट ये है कि आपके पास अगर ढेर सारा पॉइंट्स रहता है तो आप यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए और वो सब पॉइंट को भी ऐड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही मैं हाईलाइट करना चाहता था, इसलिए उन दोनों पॉइंट्स को छोड़ दिया वहाँ पर। और वर्ड्स भी हमारा जो है लिमिटेड था वहाँ पर लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए इतना ही आंसर में हमारा लगभग ये जो है 570-80 वर्ड हो गया था, ठीक है। 600 वर्ड इज मोर देन सफिशिएंट आपको अच्छा मार्क्स फेच करने के लिए, ओके। और लास्ट में कंक्लूज़न थोड़ा सा लिख देंगे, है ना। कंक्लूज़न में हम आपको बताए ही थे कि कंक्लूज़न में हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का रिपोर्ट कोई डेटा देने का, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया
अब नेशनल इनकम का इम्पेडिमेंट्स का बात हो रहा है, तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन हैज़ सेवरल एरियाज़ टू इम्प्रूव अपॉन, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट का बात किया गया, क्योंकि हम लोग देखें कि काफ़ी समस्या है जीडीपी कैलकुलेशन में, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, बहुत विवाद है उस पर। तो इसीलिए जब कंक्लूड किए तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के बारे में कंक्लूड कर दिए। The National Statistical Commission, headed by C. Rangarajan, had drawn attention to major gaps in Indian statistical system due to the absence of certain key data sets at the state level, ठीक है, स्टेट लेवल पे डेटा का बहुत ज़्यादा कमी है, ओके। तो उसके बारे में हाईलाइट किए थे, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने हाईलाइट किया था, ओके। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए, हो गया कंक्लूड। तो इस तरह से आप एक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है सो ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, एक बेसिक टेक्स्ट बुक लीजिए, वो पार्टिकुलर टॉपिक पढ़िए और उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका एक होलसम तैयारी हो जाएगा किसी पार्टिकुलर टॉपिक का, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। उसी तरह देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको गूगल में डालिए, बगल में लिखिए द हिंदू, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो बगल में लिख दीजिए, गूगल में लिखिए वो टॉपिक, ठीक है, और बगल में लिख दीजिए द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी, दो प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें आप देखिए वो टॉपिक से संबंधित कुछ ना कुछ न्यूज़ पिछला 2-3 साल में ज़रूर होगा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा वो पहले हाईलाइट होगा गूगल पे, ठीक है ना। उससे आप 2-3 आर्टिकल पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश वाला कंप्लेन मत कीजिए, गूगल ट्रांसलेट है, आप सबके पास स्मार्टफोन है तभी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, लैपटॉप है, पूरा आर्टिकल कॉपी कीजिए, गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट कीजिए, उसको सारा का सारा 1 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में पढ़ाई कर लीजिए आप, ठीक है। ये सब कंप्लेनिंग नहीं कि सर वो हिंदी में था वो इंग्लिश में था, आप उसको हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर अटपटा होगा, वो हो जाता है, बट अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो उतना आप समझ जाइएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो देखिए, द प्रॉब्लम विथ रीबेसिंग ऑफ जीडीपी एस्टिमेट्स, है ना, तो जीडीपी एस्टिमेट का जो चेंज किया बेस ईयर, उसके ऊपर ये एक आर्टिकल था, है ना, 2019 का ही है ये। तो इसको पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्या क्या समस्या हुआ है जीडीपी का बेस ईयर चेंज करने से, या फिर इन जनरल क्या क्या समस्या होता है, ओके। अभी भी जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको चेंज करने का बात चल रहा था, ठीक है ना, 1-2 साल पहले, ओके। अब ज़्यादा नज़दीक लाने का बात चल रहा है, क्योंकि अब इसको भी काफ़ी समय हो गया, काफ़ी पुराना हो गया, 10 साल होने को आया अब। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा इस आर्टिकल को, ठीक है, द प्रॉब्लम विथ रीबेसिंग ऑफ जीडीपी। तो पहला टॉपिक आज एंड करते हैं यहीं पर, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे भी नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और अपना नोट्स आप बनाइए इस तरह से, ओके। हर एक चैप्टर का बुक लिस्ट वगैरह आपको बताया हुआ है ही, अब शायद नए स्टूडेंट्स रहते होंगे तो इसलिए उनको पता नहीं होगा, बट बुक लिस्ट के बारे में प्लीज़ वीडियो पे कमेंट मत कीजिए, एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, बुक लिस्ट वगैरह का कहीं कोई इशू ही नहीं है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है टॉपिक वाइज आपको, हर एक पेपर का, जेपीएससी के सिलेबस का, ठीक है। तो फिर चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ जानना होगा फर्दर तो बताइएगा, मैं समझा दूंगा। आई नो कि मैंने जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया कुछ भी आपको, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, ये सब साधारण सा नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह, फिर भी अगर कोई कंसेप्ट जानना चाहते होंगे पूछिएगा कमेंट्स में, बता देंगे आपको, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ओके देन, थैंक यू।